आज पूरे बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है और तीसरे चरण की मतदान की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा में। आज सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, क्या लग रहा है इस बारी चुनाव में? आज तो दूसरे चरण का मतदान अब चल रहा है। देखिए, पूरे राज्य में प्रथम चरण का मतदान हुआ। लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भीड़ का भी लोग उल्लेखित कर रहे हैं, पत्रकार भी कर रहे हैं, वो भी गदगद खुश हो रहे हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं 1971 में से देख रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की जब भीड़ होती तो यही घोड़ा चढ़नी, यही घोड़ा लदनी। अगर किसान संघ का जुलूस निकलता, उनके किसान मजदूर का और पार्टी का, तीनों में वही चेहरा होता। तो आज जो है, 2010 में भी भीड़ होती थी, तो इसलिए मुझे भीड़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। लोकतंत्र है, उनके चाहने वाले उनको प्यार करते हैं, उनको क्या करते हैं वो जाने। गिरिराज जी, ये बताइए, सबसे बड़ी पार्टी कौन, जदयू या बीजेपी? चुनाव में नेतृत्व नीतीश कुमार का, और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मान के चले बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। चुनाव के दृष्टि से हमारे नेता ने, प्रधानमंत्री ने, पूर्व के अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने और वर्तमान अध्यक्ष नड्डा जी ने उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं नेतृत्व नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ सबसे बड़ी पार्टी कौन? मैं भी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि बिहार के चुनाव में हमारा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार, अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता। मुझे जवाब मिल गया। अच्छा, आज की तारीख पे आते हैं। आज अभी आप सहरसा में मौजूद हैं। यहाँ से लगा हुआ सीमांचल का इलाका है। ओवैसी साहब ने यहाँ डेरा डाल रखा है। राजद बात करती है MY समीकरण की। तो अगर माना जाए तो MY समीकरण का ये पूरा इलाका जो है गढ़ है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कितना सेंध लगा पाएगी? MY समीकरण कितना काम करेगा? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि यही MY समीकरण लालू जी का ताकत था, और 15 साल में लालू जी ने MY समीकरण के तहत अंत में जंगल राज की स्थापना, लूट खसोट की स्थापना हुई। और अभी जब बातें होती है तो MY समीकरण में सामाजिकता की बात नहीं होती, समाज को तोड़ने की बात होती। और भारतीय जनता पार्टी जब भी चर्चा करता तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा करता, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र अगर है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही है। आज मुझे दुख होता है कि लव जिहाद पर तेजस्वी का जुबान नहीं खुलता। मुंगेर पर जुबान खुला है, लेकिन एक समाज के तरफ से जब अत्याचार होता तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। वोट के खातिर ये लोग देश को बांटने वाले लोग हैं। अभी आपने गिरिराज जी लव जिहाद की बात की तो मुझे अब बिहार से उत्तर प्रदेश याद आ गया। एक घटना हुई, नंद बाबा के मंदिर में जाके नमाज पढ़ी गई। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इनसे पूछिए जो समीकरण बना रहे हैं। मैं कुछ बोलूंगा तो चुनाव है। जहां भी हमारी आबादी गिर गई है वहां सामाजिक समरसता टूट गया। और
जो लोग फ्रांस में अतिवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, हिंसावादी पर कंट्रोल किया जाता है, उन पर प्रहार किया जाता है, तो भारत के अंदर जुलूस निकलता है। बर्मा में रोहिंग्या के ऊपर कार्रवाई होती है तो मुंबई में जुलूस निकलता है और 370 धारा हटाने के लिए इन लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि भारत का मूल तत्व है 370 धारा। मैं पूछता हूं, नेहरू की गलतियों के कारण कश्मीर भारत से कानूनन कटा हुआ था, हमारे कानून वहां लिखते नहीं थे। मुफ्ती महबूबा, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तमाम दलों ने, जब मोदी जी ने 370 हटाने की बात की थी तो यही फारूक, मुफ्ती, सब कांग्रेस सब मिलके कहते थे दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वहाँ हटा देगा तो बम ब्लास्ट होगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज 370 धारा हटा के माई का लाल, भारत का सपूत, 56 इंची का सीना नहीं 156 इंची का सीना करके एक देश एक कानून बना दिया। अब कांग्रेस कहती है, आरजेडी कहती कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 धारा हटाएंगे, क्योंकि बंदूक के नोक पर कश्मीर से 370 धारा हटा। मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को क्या बंदूक के नोक पर ही तो भगाया गया? उस समय इनकी जुबान कहां बंद हो गई थी? पिछले वर्ष पूर्णिया में दुर्गा की मूर्ति तोड़ी गई थी, उस समय इनकी जुबान कहां गई थी? आज दुर्भाग्य है कि फ्रांस वो ताकत है जिसने मोदी के साथ खड़ा होकर के आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होने का, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका। ये मथुरा वाली नंद बाबा वाले मंदिर की घटना पे आप क्या कहेंगे? उधर से कहा जा रहा है कि ये तो एक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, मंदिर में नमाज पढ़ा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चूंकि अयोध्या के मंदिर के बाद मथुरा काशी की बात हो रही है, इसलिए लोग पहले ही से वहां जा रहे हैं। देखिए, जो लोग नमाज पढ़े हैं वो सौहार्द की बात नहीं है। मेरे सहिष्णुता को, मेरे सौहार्द को, मेरे वसुधैव कुटुंबकम को मेरी मजबूरी ना समझें। आजादी किस आधार पे हुआ दुनिया जानता है। वहां से मंदिरें टूट गई, किसी की जुबान नहीं खुली। यहाँ लाखों का बन गए, किसी ने नहीं कहा। अब मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं और सौहार्द की बात कह रहे हैं। तो ये क्या है, आखिर है क्या? क्यों नमाज पढ़ा गया? ये नागरिकता कानून में भारत में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गजवाए हिंद। ये गजवाए हिंद का प्रयास है। और क्या? नमाज जो पढ़ा गया वो गजवाए हिंद का प्रयास है। भाई, आखिर आज तक मैं पूछता हूं, मंदिर में नमाज पढ़ा जाता है क्या? ताजमहल में जब बात होती है पूजा करने की तो हंगामा हो जाता है। आज नंद बाबा के मंदिर में नमाज पढ़ी गई तो ये कहा जा रहा है कि सौहार्द की बात है। ये लोग इसे सहिष्णुता को मजबूरी ना समझें। बस मैं इतना ही कहूंगा कि अति सर्वत्र बरजते, ये वोट बैंक के सौदागर
ये आरजेडी, ये कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट। दादा आखिरी सवाल, कितनी सीटें? 2010 से अधिक सीटें आएगी, मैं आपको कह रहा हूं। मान के चलें 200 पार? मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही, क्योंकि एक समीकरण का वोट देख करके लोग कह रहे हैं बड़ी भीड़ है। अच्छी बात है। हाँ, ये 2010 में भी समीकरण उछल रहा था। इसमें एक को सत्ता पाना है, एक ने कसम खा लिया है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमिका में रहेगी, जो पार्टी जो आत्मनिर्भर भारत की भूमिका में रहेगी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे, उसको हराने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। ये वही लोग हैं, जब भारत के अंदर क्रिकेट मैच होता था, भारत हारता था तो लोग पटाखे छोड़ते थे। धन्यवाद सर। तो गिरिराज जी से सुन रहे थे आप, गिरिराज जी ने कहा कि यहाँ पे जो परिणाम है 2010 से भी ज़्यादा सीटें आएंगी, 200 के पार तकरीबन। और जहाँ तक बात की हमने नंद बाबा मंदिर की, तो इन्होंने कहा कि ये सौहार्द नहीं है और हमारी सहिष्णुता को मजबूरी ना समझा जाए, अति सर्वत्र वर्जते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।